आप सभी का स्वागत है इस नई और एक और नए टॉपिक पे। इतिहास की वीडियो में ये वीडियो नंबर 4 यानी कि क्लास नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, साथ ही साथ इसकी राजनीतिक यानी कि राजा की व्यवस्था, और उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हुई। इन सभी तमाम टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो अगर आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैंकिंग सेक्टर की बात करो या फिर आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की, यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, बीएड, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एंट्रांस टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी में इतिहास को लेकर के प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपके टॉपिक्स क्लियर रहेंगे तो आप सभी प्रॉब्लम्स, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो इसी आशा को लेते हुए हम इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस सेपरेट बाय सेपरेट लेकर के आए हैं। और इससे पहले इतिहास को लेकर के, इतिहास पर 3 क्लासेस हो चुकी है। ये क्लास नंबर 4 है आपकी, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे। इससे पहले जो है हमने बहुत बढ़िया तरीके से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत पढ़े। आप ये वाली वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता कब आया, कैसे आया, साथ ही साथ उसकी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था और साथ ही साथ उसके समाज में किस किस तरीके से पूजा पाठ की जाती थी, इन सभी टॉपिक्स को हमने वहाँ पर कवर किया है। तो अगर आप वो देख लोगे तो आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। ज़्यादा लंबी नहीं है वीडियो, 9 से 10 मिनट की है। आप जा करके ज़रूर देखें और अपने खुद के सेल्फ नोट ज़रूर बनाएं। बाकी यहाँ पर हम देर ना करते हुए हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इसकी नगर योजना यानी कि वहाँ पे नगरों को कैसे बनाया जाता था, स्थापत्य कला, वास्तुकला का मतलब होता है कि वहाँ पे चित्रकलाएं कैसे की जाती थी, है ना। आज के टाइम पे देखोगे जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती है, सेम उसी टाइम पर भी होती थी, पर वो किस तरीके से की जाती थी, इन सब की जानकारी बताती हैं। साथ में इसकी विशेषता या अभिलक्षण क्या है, ठीक है। हड़प्पा बोले या मोहनजोदड़ो की नगर योजना बोले, दोनों ही टॉपिक्स एक ही हैं, तो आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करिएगा। बाकी यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आप अपने आंसर को और अपने चीज़ों को लिखा सकते हो। हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप की क्या है, सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। इससे पहले भी हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को लेकर के आपको 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास विकसित हुई थी, सबसे पुरानी और प्राचीनतम और कांस्य युगीन सभ्यता थी। काल कब से कब तक का था, मुझे कमेंट में बताओ। उसके बाद ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। बिल्कुल सेम यही लाइन लिखेंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी रहेगी। मोहनजोदड़ो इसका सबसे ज़्यादा विकसित नगरीय केंद्र था, इसीलिए इसकी स्थापत्य विशेषता महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर बात की जाए हड़प्पा के क्या कहते हैं नगर विकास की या फिर मोहनजोदड़ो के नगर विकास की, तो बात एक ही है, क्योंकि हड़प्पा बहुत बड़ा था और हड़प्पा के अंदर जो एक मेन शहर था मोहनजोदड़ो, ये उसी के अंदर की बात की गई है, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सुनियोजित शहर बनाए गए थे। सुनियोजित शहर का मतलब क्या होता है, सुनियोजित शहर का मतलब है कि हड़प्पाई जो नगर थे वो बिल्कुल भी आकस्मिक रूप से नहीं बसे थे, मतलब कि अचानक से नहीं बस गए थे, बल्कि एक पूरी की पूरी पूर्व नियोजित योजना का परिणाम है। इतिहासकार कहते हैं कि जिस तरीके के वहाँ पे भवन निर्माण मिले हैं, ऐसा लगाया जाता है कि घरों को बिल्कुल एकदम से नहीं बनाया गया, पहले सोचा गया कि किस चीज़ को कहाँ बनाना चाहिए। जैसे हम आज का टाइम का एग्जाम्पल ले तो हम अपने घर को बनाने के लिए कोई भी प्लॉट हम खरीदते हैं तो उसके पहले हमें प्लानिंग करते हैं कि हमें अपने घर को कितना मंजिला बनाना है, हमें अपना किचन कहाँ रखना है, हमें अपना बाथरूम कहाँ सेट करना है, रूम कितने होंगे, गैलरी कहाँ निकालनी है, जीने कहाँ निकालने हैं ना, ये सब चीज़ रखनी है, खिड़कियाँ कहाँ रखनी है। तो ये सब क्या है, ये प्लानिंग होती है पहले की, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना घर बनाते हैं। सेम चीज़ देखी गई है हड़प्पा सभ्यता में, यही कारण है कि वो खास है। इसका परिणाम पूर्व नियोजित था, जिसमें नगरों को हमेशा 2 भागों में विभाजित किया जाता था। जो पूर्व साइड के नगर मिले हैं उन्हें निचला शहर बोला गया है, और जो पश्चिम साइड के नगर मिले हैं उनको दुर्ग में बांटा गया है। और ये क्रमशः आमजन और संपन्न वर्ग दिखाते थे। दुर्ग का मतलब होता है किलेबंदी, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी रहती थी। अब ये भी अनुमान लगाया जाता है कि किलेबंदी वाले शहर में हमेशा
अमीर लोग रहते थे, और जो निचला शहर था जिनके घर नीचे नीचे होते थे वहाँ पर आमजन रहते थे, यानी कि जो सामान्य जन लोग होते हैं ना ये। तो यही कारण था कि पूरे नगर को दो भागों में बांटा था। किलेबंदी वाले शहर हमेशा ऊपर बनाए जाते थे और आमजन के घर नीचे नीचे मिले हैं, और ये पूर्व और दक्षिण में लगातार मिले हैं। उसके अलावा देखिए सेकंड पॉइंट आप देखेंगे इसकी नगर योजना में, तो दुर्ग का निर्माण मिला है। देखिए दुर्ग का मतलब बच्चों ये होता है किलेबंदी, यानी कि बाउंड्री, ठीक है ना, बाउंड्री। तो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में दुर्ग का एक आशय है, इसका मतलब होता है किलेबंद। वास्तव में हड़प्पा सभ्यता सुरक्षा का बहुत ही विशेष ध्यान रखता था, यही कारण है कि चारों तरफ से उसने दुर्ग बनवा रखे थे, यानी कि किलेबंदी बनवा रखी थी। उसके बाद है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य का मतलब ये होता है घर का किस तरीके से स्थापन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इमेज जो मैंने लगा रखी है, इस इमेज के थ्रू आपको समझने में बहुत सरलता रहेगी। इमेज देखिए, यहाँ से सिंपल एक गली आ रही है, घर के आपस के देखेंगे छत जॉइन है सारे के सारे, है ना, और जो गलियां भी मुड़ रही हैं, गलियों में समकोण का जो है यहाँ पर कट निकल रहा है। छत भी देखेंगे तो आसपास की पूरी छतें एक दूसरे में दिखती है। अगर हम जीने देखें तो घर के अंदर से जीने निकले हुए हैं। गैलरी बीच में बना रखी है, कुछ इस प्रकार से है कि तीनों दीवारें यहाँ गैलरी के साइड में आए। यहाँ पर आप देखेंगे तो सोने के लिए स्थान बना रखा है, गेस्ट हाउस है ना, गेस्ट हाउस वगैरह है। कोई आएगा तो यहाँ बाहर के रूम में, कुएँ वगैरह देखिए बाहर के घर में है। साथ में खिड़कियाँ कहीं पर भी नहीं लगाई गई हैं। तो ये सब क्या है, पूर्व नियोजित जो थी यहाँ पर लगाई गई है। हड़प्पा सभ्यता जो भवन थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, जिन्हें यहाँ छूने लिखा हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, चूने हैं वहाँ पर, ठीक ना, तो उसको ठीक कर दीजिएगा। चूने के गारे से जोड़ा जाता था और चारों घर के बीचों बीच एक आंगन होता था। मुख्य द्वार हमेशा पीछे की ओर होता था और भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती थी। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी निजता और स्वच्छता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीर था। साथ में इसका एक और स्थापत्य में एक और नया जो है विशेषता है कि गृण प्रणाली। देखिए गृण इतिहास के लैंग्वेज में होता है और इसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको बोला जाता है समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री पर जो एक दूसरे को काटता है, ठीक है ना, समकोण। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की अपने को जितनी भी नालियाँ मिली हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि वो एक समकोण बना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। गलियाँ भी इसी के हिसाब से बनाई गई है, घर भी इसी के हिसाब से बनाए गए हैं। इस सभ्यता की सड़कें गृण प्रणाली में बनाई गई है, अर्थात सड़कें परस्पर समांतर और एक दूसरे को समकोण पर काटते, यानी कि बराबर आएगी, बिल्कुल समांतर जाएगी, चौड़ाई बराबर, लंबाई बराबर, एक दूसरे को पे कट मारती थी। परिवहन की वजह से ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था, और आज भी देखो ये आज भी मौजूद है। यही कारण है हड़प्पा सभ्यता को आज भी पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है आपको क्लियर हो गया होगा। उन्नत जल प्रणाली देखिए, उन्नत जल प्रणाली इसीलिए बोला है कि इसकी जो पानी निकलने की व्यवस्था थी इतनी बढ़िया तरीके से बना रखी थी कि हड़प्पा सभ्यता के चारों तरफ पानी की कमी नहीं थी। और एक इसका पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि यही कारण है हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का। नालियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से किया जाता था। इसके तल को जलरोधी बनाने के लिए चूने के लेप का प्रयोग किया जाता था। ये नालियाँ गृण प्रणाली की होती थी। इन नालियों को भवन निर्माण से पहले बनाया जाता था। छोटी छोटी नालियाँ बड़े बड़े नालों में जाकर जुड़ती थी और इसके अवशिष्ट जल को शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। ये नालियाँ लगभग पूर्णतः ढकी हुई होती थी, जहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता था। ये आज के टाइम भी मौजूद है। जो गटर वगैरह होते हैं ये बड़े बड़े होल में जाकर के मिलते हैं। साथ में इसका एक और पॉइंट आप लिखेंगे, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़े बड़े स्नानागार मिले और स्नानागार भी इस तरीके के होते थे कि यहाँ से और यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ पर जो है ना रूम होते थे, चेंजिंग रूम बोल सकते हो या फिर रहने के लिए रूम, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन बहुत ही विशेषता रूप से रहा है और इसका बहुत ही विशेष विशेषण है। मोहनजोदड़ो के से प्राप्त जितने भी विशाल स्नानागार की संरचना मिली है ये इसकी प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ मिलती थी, चारों तरफ कमरे मिलते थे। इतिहासकारों के अनुसार ये कोई ना कोई धार्मिक समूह होता था। जैसे आज के टाइम पे एक पर्व हमारे में मनाया जाता है जिसको बोलते हैं छठ पूजा, है ना। छठ पूजा जब हम मनाते हैं तो वो पानी के अंदर ही मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। और जो तालाब वगैरह होते थे वहाँ पर इसी टाइप के आज भी देखे गए हैं ना। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर भी थी। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में नए नए स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार मिले जहाँ पर
अनाज को भंडार के रूप में रखा जाता था, यानी कि वो पहले ही अपने लिए प्लानिंग करके रखते थे कि कल को अगर अनाज ना मिले, कल को कोई भूखा लाए तो हम इन अनाज का प्रयोग कर सके। कितना बढ़िया सोचते थे वो लोग। साथ में पर्यावरण अनुकूलता दिखी है। पर्यावरण अनुकूलता का मतलब ये है कि इस सभ्यता के जो नगर थे उनका पर्यावरण परिस्थिति के हिसाब से भी बनाया गया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनकी सड़कों की जो व्यवस्था है ऐसे डिजाइन में बनाई गई है कि वो अपने आप ही पूरी की पूरी ज़मीन को भूतलीय से साफ कर दे। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे सुबह सुबह जब हम सैर पे जाते हैं तो जो खुली सड़कें होती हैं और आसपास जो पेड़ वगैरह लगे हैं, जब खुली हवा चलती है तो अपने आप ही रोड की जो धूल मिट्टी होती है वो सब चली जाती है। उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो की सड़कें बनाई गई थी। इतना क्लियर हो गया। तो अगर नगर योजना से लेकर के कोई भी टॉपिक आएगा तो आई होप सो कि अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और यहाँ से आपको कुछ मुझे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अभी तक मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं, आप 2 के 2 प्रश्न के मुझे आंसर ज़रूर बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता की अगला प्रश्न देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था पे भी पूछा जाता है, ये भी टॉपिक आता है एग्जाम में। तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति को लेकर के 3 मत शामिल है। एक तो कहता है कि यहाँ पे कबीलाई समाज होगा। कबीलाई समाज का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप रह करके जो है शासन कर रहे होंगे, कबीला बना के, ठीक ना। दूसरा बोलता है कि यहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था होगा, ठीक है। तीसरा बोलता है कि नहीं भाई, केंद्रीय समन्वय व्यवस्था होगा, मतलब कि एक सेंटर में होगी। जैसे आज के टाइम पर पीएम होता है, ठीक है, एक होता है पीएम और एक होता है सीएम। तो पीएम का जो गवर्नमेंट होता है वो सेंटर में होता है, जबकि सीएम जो होता है वो सिर्फ एक स्टेट तक होता है। यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, दिल्ली का अलग है, बट पीएम यूपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा सबका एक रहेगा। तो ये सेंटर पावर है, इसके पास सेंट्रली पावर है, केंद्र में है ये। तो पहले मत की अगर मैं बात करूं, इस मत के अनुसार हड़प्पा स्थलों से किसी महल या आयुध यानी कि युद्ध वाले सामान, तलवार भंडार के साक्षी ना होने के कारण ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कबीलाई शासन होगा। यानी कि वहाँ पर कोई तलवार नहीं मिली, कोई हथियार नहीं मिला, तो हो सकता है कि भाई वहाँ राजा वगैरह नहीं होगा, कोई कबीलाई शासन रह करके वहाँ पर शासन कर रहा होगा। लेकिन इसी का एक दूसरा पॉइंट भी है, अपवाद भी मिला है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो इमेज लगा रखी है ये है एक राजा की जो है यहाँ पर तस्वीर मिली है। इनका नाम है पुरोहित राजा, लिखा हुआ था। तो दूसरे मत के हिसाब कुछ लोगों ने ये देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मोहनजोदड़ो में जो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है इस सभ्यता के स्थलों की स्थापत्य की जो है एकरूपता को दिखाता है और इशारा करता है कि नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई राजा तो था तभी इसकी मूर्ति है, ठीक है। तीसरा मत जो कहता है कि यहाँ पे केंद्रीय समन्वय होगा, वो देखिए क्या बोलता है। इस मत के इतिहासकार स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पाई क्षेत्र में एकरूपता के साथ साथ विविधता तो थी ही। उदाहरण के लिए धोलावीरा के नगर को 2 से 3 भागों में विभाजित देखा गया, ठीक है। और कालीबंगन में जो पक्की ईंटें मिली, इन पक्की ईंटों का अलंकृत रूप मिला, यानी कि उसके ऊपर जो है डिज़ाइन और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते थे। इसीलिए इस मत के इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक रूप से एक केंद्रीय समन्वय ढांचा मौजूद रहा होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय शक्ति का नियंत्रण होगा और साथ ही ये सभ्यता को एक जो है केंद्र या फिर नियंत्रण कंट्रोल में रखता था। इन क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तालमेल को बनाने का काम कौन करता था? केंद्र, जो कि कौन रहा होगा? हड़प्पा रहा होगा। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता जिया और सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है वो तीसरे मत को प्राप्त है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक और सवाल का जवाब दीजिए कि पक्की ईंटें हमें कहाँ पर मिली, ठीक है, मुझे बताइए। 3 प्रश्न पूछे हैं, तीनों ही प्रश्न के आप उत्तर दीजिएगा। तो इस बार हमने हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना को समझ लिया, राजनीतिक व्यवस्था को समझ लिया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन वगैरह कैसे हुए। इसके लिए आपको देखनी होगी क्लास नंबर 5, तो आप जाकर के क्लास नंबर 5 देखिए। बाकी आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।